नाउ स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है फोर्सेस इन नेचर का। अब फोर्स क्या होती है, यू ऑल नो कि एनी एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। बहुत जनरल सी डेफिनेशन है, किसी भी चीज़ को आप पुश करेंगे या पुल करेंगे दैट मीन्स आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो 3 लॉज हैं उनके, वो हमें फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वेदर इट बी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। जैसे कि अब थर्ड लॉ है दैट टॉक्स अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो ये हमें बताता है कि कोई भी बॉडी एक दूसरे पे फोर्स कब लगाएगी, जब उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि कोई भी दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। एक सेपरेशन पे होने के बाद भी वो एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ से हमें पता चला कि फोर्स के लिए इंट्रैक्शन ज़रूरी है। अब हम चाहेंगे कि हम देखेंगे कि यूनिवर्स में कितनी फोर्सेस हैं। अगर हम इनको देखने बैठे, समझने बैठे कि इतने सारे पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में, उन सब का आपस में कोई ना कोई इंट्रैक्शन हो रहा है, तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर एक बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ इंट्रैक्शन देखें देन उसका फोर्स कैलकुलेट करें। मतलब इसमें तो हमारी खस्ता हालत हो जाएगी ये सब करते करते। सो अब हम इनको स्टडी कैसे करें। नेचर हैज़ ऑलवेज बीन काइंड टू अस। मतलब इतना ना करने के बावजूद हम तब भी फोर्सेस को स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे? यूनिवर्स की जो भी फोर्सेस हैं दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और ये कौन कौन सी हैं? पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वो फोर्स है जो दो बॉडीज़ जिनका कुछ डेफिनेट मास है उनके बीच में लगती है। यूनिवर्स में कोई भी बॉडी जिसका मास है वो दूसरी बॉडी पे एक फोर्स लगाती है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस फोर्स इज़ ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। किस तरह की फोर्स है ये? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाती है। ठीक है। दूसरी बात इसमें आप देखें, दिस इज़ द वीकेस्ट फोर्स। और ये फोर्स किस तरह की है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। मतलब आप देखें, सन अर्थ पे, सन कोई दूसरे प्लैनेट पे, या अर्थ पे कोई भी दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। फॉर एग्जांपल, जब मैं लिख रही हूँ मेरे मार्कर से इस वाइट बोर्ड पे फोर्स लग रहा है, बट हम वो फोर्स देख नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। but these are the long range forces. as I told you, between any heavenly bodies जो force है that is gravitational force। तो ये long range force है। सन और अर्थ का कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर मीडियम। आपको पता है स्पेस में मीडियम नहीं है, तो इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है आपकी। ओके। लॉन्ग रेंज बोलूँ तो आप इसमें लिख सकते हैं ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी लगती है, इन्फिनिटी तक। ठीक है। नाउ सेकेंड फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसके नाम से ही आपको पता चल गया ये वीक है और किस तरह की फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। दिस फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स। और ये मेनली बीटा डिके के टाइम पे देखी गई है ये वाली फोर्स। ठीक है। ये आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे इस तरह की फ़ोर्स। और ये फ़ोर्स जो होती हैं इन न्यूक्लियस की रेंज में ही होगी, इसीलिए ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियस का रेंज मतलब 10⁻⁻15 मीटर, और यू कैन से 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर तक। ठीक है। और ये जो फोर्स है ये बहुत ही रेयर फोर्स है। ये रेयरली आपको देखने को मिलती है, रेयरली देखने को मिलेगी इस तरह की फोर्स आपको। ये हम होती कब है? जब बीटा डिके होगा। ठीक है। देन थर्ड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स है? जो दो चार्जेस के बीच में लगती हैं। ठीक है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं ये। यस, इट डज़ नॉट रिक्वायर मीडियम
एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, ये भी लॉन्ग रेंज है, इसमें भी आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करूँ तो ये वो फोर्स है जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है। एज आई सेड, दिस इज़ द न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग भी है और न्यूक्लियर भी है। न्यूक्लियर के अंदर आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन। तो दो न्यूट्रॉन जो आपस में फोर्स लगाएंगे वो फोर्स, दो प्रोटॉन जो आपस में फोर्स लगाएंगे वो फोर्स, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगी वो फोर्स। ये सारी फोर्सेस जो हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब जितना फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगाएगा उतना फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन पे और उतना न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगाएगा। इसी के कारण एक न्यूक्लियस आपका स्टेबल न्यूक्लियस होता है, यू नो। नहीं तो आप देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करेगा। तो ऐसा होना चाहिए था ना कि न्यूक्लियस में जब दो प्रोटॉन है वो तो आपस में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे, बट फिर भी वो एक स्टेबल है, न्यूक्लियस बनता है। वो कैसे? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो दीज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ठीक है, बात समझ आई? कितनी तरह की फोर्सेस है हमारी? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज ये चार्जेस के बीच में है तो ये अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। ठीक है, इसमें आपका अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो आपने पढ़ रखा होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। नो, ये आप पढ़ेंगे अपने 12th में कूलम्स लॉ। ठीक है, वैसे ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिख देते हैं उसके बदले m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, इजंट इट? यहाँ पे g, f इज इक्वल टू g और g लिखते हैं हम यहाँ पे m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फोर्सेज आपने याद रखनी। कौन सी फोर्सेज हैं? दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसके बीच में लगती है? जब दो बॉडीज़ का मास हो, ये वीकेस्ट फोर्स होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। ओके, तो अब अगर हम रिकैप्चुलेट करें हमारी चार फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। रेंज की बात करें तो दीज ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस। किस तरह के फोर्स है? लॉन्ग रेंज। आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बीटा डीके के टाइम पे देखी जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती हैं, अगेन दीज आर लॉन्ग रेंज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ये शॉर्ट रेंज। ये न्यूक्लियस के डायमेंशन 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी भी बोलते हैं, FERMI। यू हैव टू रिमेंबर दिस। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, और ये न्यूक्लियस के डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो रेंज के हिसाब से ये ग्रेविटेशनल और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्ग रेंज है, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। ठीक है, अगर अब आप बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ जो है आपके इस डायरेक्शन में बढ़ती है। इस डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी हो गई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे थोड़ा कम, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर। क्या है ये? वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रेंथ आप लिख सकते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को, अगेन अब अगर आप जस्ट अ सेक, स्ट्रेंथ की बात करें, अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को 1 कंसीडर करें, इसकी स्ट्रेंथ अगर 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1/100। ठीक है,
वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13 और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻38 है। 1 10⁻⁻2 10⁻⁻13 और छोटा हो रहा है, और अब सबसे छोटा 10⁻⁻38। ये इसकी स्ट्रेंथ है। क्या बात कर रही हूँ मैं? स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ की अगर आप बात करो, आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कुछ बुक्स पे, या आप लिख सकते हो ऐसे, F = G, F = रेशो, नहीं sorry, again I will write this way, FG, FW, FE and FN। अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, अगर आप इसको अब 1 कंसीडर करें ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो आपका ये सबसे छोटा होगा। देन उसके बाद 10⁻25 वीक न्यूक्लियर फोर्स होगी, देन 10⁻36 होगा, देन 10⁻38 होगा। ठीक है, आपने याद रखना है GWEN 1 10⁻25 10⁻36 10⁻38। ये इसकी स्ट्रेंथ है। क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ of 4 forces। ठीक है, you have to remember this। okay, is that clear? now students, हम अक्सर बात करते हैं, जब भी मार्केट में कोई नया डिवाइस आता है, हम बोलते हैं वाह क्या टेक्नोलॉजी है, या हम ऐसे बोलते हैं कि ज़माना बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फ़िज़िक्स के सेंस में अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी क्या होता है कि फ़िज़िक्स के किसी भी प्रिंसिपल का जब हम एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, वो टेक्नोलॉजी होता है। मतलब फ़िज़िक्स के कोई भी कॉन्सेप्ट को जब हम अप्लाई करते हैं, उसके कारण कोई नई डिवाइसेस या नई इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। मतलब फ़िज़िक्स का जो एप्लीकेशन पार्ट है, फ़िज़िक्स का जो एप्लीकेशन पार्ट है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ऐसा देखने को मिला है कि कभी कभी फ़िज़िक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देती है, और कभी ऐसा भी होता है कि नई टेक्नोलॉजी के कारण एक नई फ़िज़िक्स डेवलप होती है। सो बोथ दीज आर इंटर रिलेटेड। मैं अगर सिंपल सी एग्जांपल आपको दूं, फ़िज़िक्स में हमने देखा हुआ है सिलिकॉन चिप्स डेवलप किए। क्या किया? सिलिकॉन चिप्स। ये क्या है? सेमीकंडक्टर्स। दीज आर सेमीकंडक्टर्स। इसके कारण ही जब हमने सिलिकॉन चिप्स डेवलप किए, इसके बाद ही हमारे पास लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हमें। ये सब बेस्ड हैं किसके ऊपर? सिलिकॉन चिप्स के ऊपर। या अगर आप बात करें स्टीम इंजन की, स्टीम इंजन जैसे ही आया, उसने जन्म दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। स्टीम इंजन आपने पढ़ रखा होगा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था? जब स्टीम इंजन डेवलप किया गया था। ठीक है, या अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिस पे ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेसिस पे ही, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे ही आपके सारे जनरेटर्स या इन्वर्टर्स फंक्शन करते हैं। ठीक है, या अगर आप आजकल बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे नेट की स्पीड बहुत कम है, 2G, अब लोग वाईफाई लगा रहे हैं, तो हम जियो फाइबर की बात करते हैं। तो जियो फाइबर क्या है? वो फिज़िक्स का एप्लीकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर्स का, ऑप्टिकल फाइबर्स। और वो किसके ऊपर बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, उसमें जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हम पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर्स। इसमें हम लाइट की हेल्प से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये फ़िज़िक्स के कारण हमें नई टेक्नोलॉजीज़ मिली, और ऐसा भी है कि नई टेक्नोलॉजीज़ के कारण हमें नया फ़िज़िक्स देखने को मिला। सो फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, दीज आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं एरोप्लेन की बात करूँ, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। एरोप्लेन की बात करूँ तो वो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वर्किंग का, दैट इज़ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। या रॉकेट की बात करें, हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट प्रपल्सन की बात करें, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, या सोनार की बात करें, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इस तरह से आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें आप फिज़िक्स की हेल्प से
नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे आपके फ़ोटो सेल्स हो गए, फ़ोटो सेल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, उनका प्रिंसिपल क्या है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का। या आपके कंप्यूटर्स, जैसे मैंने बात की अभी, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारा सिंपल एक सिलिकॉन चिप के ऊपर ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई आपके लैपटॉप्स या मोबाइल्स की, ठीक है। तो ये हमारा है फिज़िक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। आपको देखने को मिलेगा, या मैं भी आपको सेंड कर दूँगी वो, जिसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट फिजिस्ट की या डिफरेंट साइंटिस्ट के क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, क्या डिस्कवरीज़ रही हैं। जैसे मैं इसाक न्यूटन की बात करूं तो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है सर इसाक न्यूटन ने, ठीक है। वैसे ही हम जे थॉमसन की बात करें तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। W.K. रोइंटगन की बात करें तो उन्होंने एक्सरे डिस्कवर किए थे, ठीक है। या J.C. बोस की बात करूं जो इंडिया के ही फिजिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स डेवलप किए थे, ठीक है। इस तरह से आपको प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगी। लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, तो नाम सुना ही आपने, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी किसकी, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की और थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। आपको पता है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला, ये तो पता ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है उनको रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, बट आई विल टेल यू कि उन्हें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। देन हमारे इंडिया के एक और फिजिस्ट C.V. रमन, बहुत पॉपुलर नेम है, डॉक्टर C.V. रमन, नोबेल प्राइज़ भी मिला है इनको। उन्होंने भी किसके ऊपर काम किया है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स, लाइक आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी, ठीक है। ये सब आपने थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर देना है कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस साइंटिस्ट का, किस फिजिस्ट का, या किस ग्रेट पर्सनालिटीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फिज़िक्स में, ठीक है। ये आपका जो फिज़िकल वर्ल्ड वाला पार्ट है, उसमें ये जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट, एंड दैट्स अ मैथमेटिकल पार्ट, एंड यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। कोई भी डाउट हो यू कैन contact me. Thank you.